तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन की मांग के लिए जम्मू में हुई G23 नेताओं की बैठक और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गुलाम नबी आजाद की टिप्पणी ने जम्मू कश्मीर कांग्रेस इकाई में भूचाल ला दिया है। आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर सोमवार को पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व में मिलने सोमवार की दिल्ली पहुंचे। आपको बता दें कि मीर ने संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल और राज्य प्रभारी रजनी पाटिल से मुलाकात की। वहीं सूत्रों के अनुसार मीर ने इस घटना के बाद राज्य और राजनीतिक स्थिति के बारे में नेतृत्व को अवगत कराया। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य इकाई के कार्यकर्ता PM मोदी के बारे में आजाद की टिप्पणी से नाराज हैं। मीर ने वरिष्ठ नेतृत्व को बताया कि इस घटनाक्रम का कार्यकर्ताओं के बीच गलत संदेश गया है। जानकारी के अनुसार गुलाम अहमद मीर फिलहाल दिल्ली में ही रहेंगे और इस मुद्दे पर कई बैठकों में शामिल होंगे। हाथरस में बेटी के साथ छेड़छाड़ का विरोध करने पर पिता की हत्या के मामले में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका लगाने के आदेश दिए हैं। CM योगी ने अधिकारियों को आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही हाथरस जिले के थाना सासनी क्षेत्र के गांव नौजरपुर में सोमवार देर रात शाम की अपने खेत में आलू की खुदाई कर रहा अमरोश पर 4 लोगों ने फायरिंग कर दी थी। गोली लगने से घायल अमरीश के अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई थी। वहीं अमरीश की बेटी से शख्स ने छेड़खानी की थी, जिसका उन्होंने विरोध जताया था। आपको बता दें कि गांव नौजरपुर निवासी अमरीश के गांव के कुछ लोगों से पुरानी रंजिश चली आ रही थी। वहीं सोमवार की शाम गौरव शर्मा और उसके 3 साथियों ने अमरीश पर उस वक्त हथियारों से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी जब वे अपने खेत पर मजदूरों से आलू की खुदाई करवा रहा था। घटना की सूचना मिलते ही थाना कोतवाली सासनी पुलिस और पुलिस क्षेत्राधिकारी सदर के साथ SP विनीत जायसवाल ने घटनास्थल गांव नौजरपुर पहुंचकर मौके का मुआयना किया। इसके बाद उन्होंने शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं इस मामले में पीड़ित परिवार की तरफ से 4 लोगों के खिलाफ तहरीर दी गई है। बताया जा रहा है कि खबर हाथरस से है, जहां हाथरस के हमलावरों पर NCA का आरोप लगाया गया है। वहीं बेटी से छेड़छाड़ी करने पर विरोध किया गया था। आपको बता दें कि खबर हाथरस से है, जहां बताया जा रहा है कि हाथरस में बेटी के साथ छेड़छाड़ का विरोध करने पर पिता की हत्या के मामले में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने के आदेश दिए हैं। वहीं CM योगी ने अधिकारियों को आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि हाथरस जिले के थाना सासनी क्षेत्र के गांव नौजरपुर में सोमवार देर रात को अपने खेत में आलू की खुदाई करा रहे अमरीश पर 4 लोगों ने फायरिंग कर दी थी। गोली लगने से घायल अमरीश के अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई थी। वहीं अमरीश की बेटी से शख्स ने छेड़खानी की थी, जिसका उन्होंने विरोध जताया था। आपको बता दें कि गांव नौजरपुर निवासी अमरीश की गांव के कुछ लोगों से पुरानी रंजिश चली आ रही है। और इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से है। आपको बता दें कि लखनऊ में CM योगी आदित्यनाथ का बंगाल दौरा है। बताया जा रहा है कि बंगाल में चुनावी जनसभा को CM योगी संबोधित करेंगे, जिसके बाद आपको बता दें कि बंगाल के मालदा में CM योगी की सभा होगी। वहीं गाजल कॉलेज मैदान में CM योगी आपको बता दें कि जनसभा को संबोधित करेंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहा है लखनऊ से है, जहां लखनऊ में CM योगी आदित्यनाथ का बंगाल दौरे पर है। बताया जा रहा है कि बंगाल में चुनावी जनसभा को CM योगी संबोधित करेंगे। वहीं बंगाल के मालदा में CM योगी की सभा की जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि CM योगी गाजल कॉलेज मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से दे रहे हैं, जो आपको बता दें कि CM योगी आदित्यनाथ जो है बंगाल दौरे पर है, जहां बंगाल में चुनावी जनसभा को CM योगी संबोधित करेंगे। साथ ही बंगाल के मालदा में CM योगी की सभा का आयोजन है। मैं आपको बता दें कि गाजल कॉलेज मैदान में CM योगी जनसभा को संबोधित करेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए यूपी ब्यूरो आशीष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। जी आशीष, CM योगी जो है बंगाल दौरे पर है, क्या कुछ पूरा कार्यक्रम रहेगा? बंगाल का इलेक्शन हुआ है, जितने भी 5 ग्रेड नेता हैं बीजेपी के,
चाहे यूपी से हो, उनको सब, जैसे ये योगी सीएम योगी आदित्यनाथ है, उनको स्टार सूची में रखा गया है जी। और कोई भी इलेक्शन कहीं भी होता है तो इनको प्राथमिकता दी जाती है और इनकी सभाएं जरूर होती हैं जी। और ये इनका जो दौरा है वो पहले से प्रस्तावित था जाने के लिए। तो आज योगी जी निकल गए हैं दौरे के लिए और बंगाल की मालदा में पहली योग सभा है उनकी ये, और गाजल कॉलेज मैदान है, वहाँ पर काफी बड़ा मैदान माना जाता है ये, और वहाँ पर ये योगी जी अपनी जनसभा संबोधित करेंगे। उसके बाद इनकी और भी जनसभाएं हैं जो लगातार बंगाल में होनी है जी, और जिससे वोट बैंक को अपनी तरफ खींच सके और बंगाल में मजबूत होकर अपना इलेक्शन लड़े। जी जी। आशीष, अगर बात करें कोरोना की, तो लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, तो उसको देखते हुए सुरक्षा की क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है? देखिए वैष्णवी जी, जब सियासी जंग शुरू होती है जी, वो किसी भी पार्टी की हो, तो कोरोना को एक तरफ रख दिया जाता है जी। आप वैसे दिन हमेशा कोरोना की बात होती है, हर जगह कोरोना की चीज चलती है, लेकिन जब जनसभाएं होती हैं तो उसमें कोरोना को दरकिनार रख के ही सभाएं की जाती हैं और पब्लिक सुनती भी नहीं है। आप कोई भी जनसभा उठा के देखिए, कहीं भी कोरोना की कोई भी नहीं है, ना कोई मास्क लगा के आता है, ना किसी को डर है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आशीष इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच बड़ी खबर ललितपुर से है। आपको बता दें कि ललितपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आज ललितपुर पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के क्षेत्रीय कार्यालय समिति के साथ वे बैठक करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि कानपुर जोन और बुंदेलखंड के बड़े नेता भी बैठक में शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको ललितपुर से दे रहे हैं, जहां आपको बता दें कि स्वतंत्र देव सिंह सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का अनावरण भी करेंगे। साथ ही बताया जा रहा है कि कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की क्षेत्रीय कार्य समिति के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जो है बैठक करेंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी ललितपुर से दे रहे हैं, जहां आपको बता दें कि कानपुर जोन और बुंदेलखंड के बड़े नेता भी बैठक में शामिल होंगे। वहीं स्वतंत्र देव सिंह सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का भी अनावरण करेंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दिखा रहे हैं ललितपुर से, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आज ललितपुर में है। जहां आपको बता दें कि कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की क्षेत्रीय कार्य समिति के साथ वे बैठक करेंगे। जहां बताया जा रहा है कि कानपुर जोन और बुंदेलखंड के बड़े नेता भी बैठक में शामिल होंगे। वहीं स्वतंत्र देव सिंह सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का अनावरण भी करेंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको ललितपुर से दे रहे हैं, जहां कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की क्षेत्रीय कार्य समिति के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जो है बैठक करेंगे। आपको बता दें कि बैठक में कानपुर जोन और बुंदेलखंड के बड़े नेता भी शामिल होंगे। साथ ही स्वतंत्र देव सिंह सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का अनावरण भी करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं ललितपुर से, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ललितपुर पहुंचे हैं। आपको बता दें कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की क्षेत्रीय कार्य समिति के साथ वे बैठक करेंगे। साथ ही बताया जा रहा है कि बुंदेलखंड के बड़े नेता बैठक में शामिल होंगे। तो जानकारी मिली है कि स्वतंत्र देव सिंह सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का अनावरण भी करेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ललितपुर से हमारे संवाददाता ब्रजेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी ब्रजेश, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ललितपुर पहुंचे हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी है? देखिए जस्ट अभी स्वतंत्र देव सिंह जी ललितपुर पहुंच गए हैं और जो तय कार्यक्रम के अनुसार विकासखंड बरधा में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का जो लोकार्पण भी कर रहे हैं और उसके बाद एक आम सभा का आयोजन भी किया जाएगा। जी ब्रजेश, मौके पर सुरक्षा को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है? देखिए जो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति की बात करें तो यहाँ पर लगभग 15 सालों से लोगों की मांग थी, जिसके बाद लगातार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने आज उसका लोकार्पण किया। जी बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए।
और इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां आपको बता दें कि लखनऊ में फिल्म सिटी को लेकर मुख्यमंत्री का बड़ा ऐलान सामने आया है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पूरा होगा यूपी में फिल्म इंस्टीट्यूट का सपना। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रस्तावित फिल्म सिटी में 40 एकड़ भूमि पर फिल्म इंस्टीट्यूट बनेगा। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से दे रहे हैं, जहां आपको बता दें कि सीएम योगी की फिल्म सिटी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का नया ठिकाना माना जाएगा। वहीं प्री और पोस्ट प्रोडक्शन, शूटिंग, वीएफएक्स, एनिमेशन, गेमिंग के साथ म्यूजिक निर्माण के पुख्ता इंतजाम भी किए जाएंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता आशीष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी आशीष, सीएम योगी ने एक बड़ा ऐलान किया है, फिल्म इंस्टीट्यूट को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है, तो इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? जी वैष्णवी जी, देखिए ग्रेटर नोएडा से नई फिल्म सिटी बनाने का ऐलान तो किया ही गया है जी। ये फिल्म सिटी के बारे में बता दूं आपको, ये 1000 एकड़ में लगभग इसके लिए जमीन दी गई थी जी। और इसको मुख्यमंत्री जी ने 2022 में ऐलान किया है कि ये 2022 में स्टार्ट हो जानी चाहिए जी। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और संसाधनों की व्यवस्था भी पूर्ण रूप कर हो जानी चाहिए। सभी अधिकारियों को कड़े निर्देश भी दिए गए हैं जी। और इसकी उन्होंने समीक्षा बैठक भी की थी जी। और जिसमें उन्होंने कहा है कि पीपीपी मोड पर, जो पीपीपी मोड है उसमें फिल्म सिटी में फिल्म टीवी जुड़े आयामों का समावेश भी होगा और इनको बढ़ावा भी मिलेगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि इसमें लाखों लोगों के लिए रोजगार के नव अवसर भी प्रदान होंगे जी। और इससे फिल्म सिटी से उत्तर प्रदेश में पर्यटन उद्योगों को नए पंख लगाने के मकसद से इसकी घोषणा की गई थी। अगर लोकेशन और कनेक्टिविटी की गौर करेंगे तो यह जगह बहुत ही अच्छी है, क्योंकि एक्सप्रेस वे जो यूपी में आगरा, लखनऊ और वो यमुना एक्सप्रेस जोड़ता है, उसके साइड में ये पूरा फिल्म सिटी का विकास हो रहा है, जिससे वहाँ के रोजगार का अवसर भी काफी बढ़ जाएगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र में जमीन की खरीदारी को लेकर पैसे हड़पने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि दादरी पुलिस और बदमाश शहाबुद्दीन की मिलीभगत से एक वकील की जमीन का पैसा हड़प लिया गया है। वहीं इस मामले को लेकर ग्रेटर नोएडा के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकील दिनेश राणा के खिलाफ शहाबुद्दीन ने मुकदमा दर्ज कराया है। साथ ही इस मामले को लेकर एक दूसरे पर कई आरोप भी लगाए गए हैं। बताया जा रहा है कि जब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस से शिकायत की गई तो पुलिस ने भी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं यह मामला सामने आने के बाद हमारे संवाददाता ने पुलिस अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस अधिकारी इस मामले पर बात करने से बचते हुए नजर आए। मामला ये है कि 3/4/2018 में हमने अपनी पुश्तैनी ज़मीन 21.5 बीघे ज़मीन का सौदा बोवी भाटी मायचे वाले से किया था। उसके साथ एक शहाबुद्दीन नाम का फ्रॉड व्यक्ति आया था। जब सौदा हुआ था तो उस शहाबुद्दीन के भी उस सौदे की स्लिप पर सिग्नेचर हैं। सौदा हो गया 5000 रुपये गज के हिसाब से। ये सब 2018 की बात है। उसके बाद बोवी भाटी ने शहाबुद्दीन को 25 लाख रुपए दिए और कहा कि इनको वकील साहब को देकर आओ। इस धोखेबाज जालसाज व्यक्ति ने क्या किया कि वो 25 लाख उनसे तो लेकर आ गया, लेकिन ये शहाबुद्दीन हमारे मोहल्ले का ही रहने वाला है, जो कि मुखबर भी है थाने का। इसने क्या किया कि 25 लाख रुपए में से 5 लाख रुपए तो अपने पास रख लिए और 20 लाख रुपए अपने खाते में डालकर हमारे खाते में, मेरे खाते में, और 10 लाख मेरे खाते में और 10 लाख मेरे भतीजे के खाते में अपने खाते से RTGS कर दिया। ये शहाबुद्दीन कौन है और ये किस टाइप के व्यक्ति है और जो इस स्तर के अधिकारी, जैसे आपने बताया कि उसकी अच्छी साठगांठ है, तो वो कुछ स्तर के अधिकारियों से कैसी उसकी साठगांठ है? शहाबुद्दीन की साठगांठ दादरी थाने के ASP SHO और हरिचंद दरोगा जी हैं, जो इस मुकदमे को देख रहे हैं, विवेचना अधिकारी हैं, उनसे साठगांठ है और उन्होंने इनको खुली छूट दे रखी है कि आप कहीं भी जाइए, कहीं भी आइए, और थाने में ये आते जाते रहते हैं। तो अभी तक की आपने इस मामले को लेकर अभी किन किन अधिकारियों से मिल चुके हैं और आपको वहाँ से क्या आश्वासन दिया गया है अभी तक की, और इस मामले को लेकर पूरे 2 साल होने वाले हैं, अभी तक की क्या कार्रवाई करी गई है? DCP साहब से भी मैं मिला हूँ। DCP साहब को मैंने सारे कागजात साक्ष्य मुहैया करा दिए हैं। DCP साहब ने हमारे सामने फ़ोन कर इंस्पेक्टर साहब से कहा भी था कि ये मामला बिल्कुल जो शहाबुद्दीन ने वकील साहब के खिलाफ लिखाया है, ये बिल्कुल झूठा है, इसे दोबारा जांच कर निष्पक्ष जांच करें और इसको ख़त्म कीजिए।
लेकिन उसके बावजूद भी दादरी थाना पुलिस नहीं सुन रही। और इससे ऊपर भी कमिश्नर साहब हैं। उसके बाद में मैं कमिश्नर साहब से भी मिला था, आलोक सिंह जी से, और आलोक सिंह जी से को भी मैंने अपनी सारी बात बताई। उन्होंने मेरी पीड़ा सुनी और उन्होंने भी मुझे आश्वासन दिया कि आपके साथ कोई गलत नहीं होगा और जो आपके खिलाफ मुकदमा 420 406 का थाना दादरी में लिख गया है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। आपने सुना कि जिस तरीके से दिनेश राणा जी के साथ में एक गलत व्यवहार किया जा रहा है, तो सवाल ये उठता है कि जब यहाँ पर एक वकील जब इन ऐसे मामलों में फंस सकता है तो आम जनता का क्या हाल होता होगा। कैमरा जर्नलिस्ट विकास के साथ में सतीश श्रीवास्तव, लोकमत न्यूज़, नोएडा, नोएडा। और इसी बीच बड़ी खबर वाराणसी से है, जहां वाराणसी में डॉक्टर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि संपूर्णानंद दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि अखिलेश मिश्र शामिल हुए हैं। साथ ही दोनों विश्वविद्यालयों के समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अध्यक्षता की है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं वाराणसी से है, जहां आपको बता दें कि कुलपतियों ने समारोह स्थल पर भूमि पूजन किया है। साथ ही आपको बता दें कि डॉक्टर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जहां संपूर्णानंद दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में अखिलेश मिश्र शामिल हुए। साथ ही दोनों विश्वविद्यालयों के समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अध्यक्षता की है। साथ ही बताया जा रहा है कि कुलपतियों ने समारोह स्थल पर भूमि पूजन भी किया है। इस वक्त की अहम जानकारी आपको दे रहे हैं वाराणसी से, जहां डॉक्टर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया है। हमीरपुर जिले की मौधा तहसील में सहायक राजस्व लेखाकार के पद पर तैनात पंकज तिवारी की विनय सिंह ने दिन दहाड़े खेतों में 28 फरवरी को दोपहर गोली मार दी, जिनके इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं इस पूरे मामले को लेकर आज कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर शोक सभा की और मृत लेखाकार को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान कलेक्ट्रेट पहुंचते कर्मचारियों ने ज्ञापन देकर जिलाधिकारी से दोषी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। साथ ही कहा है कि अगर दोषी की गिरफ्तारी जल्द नहीं हुई तो सभी कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे। आपको बता दें कि हमीरपुर जिले की मौधा तहसील में सहायक राजस्व लेखाकार के पद पर तैनात पंकज तिवारी की विनय सिंह ने दिन दहाड़े खेतों में 28 फरवरी को गोली मार दी थी, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं इस पूरे मामले को लेकर आज कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर शोक सभा की और मृत लेखाकार को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान कलेक्ट्रेट पहुंचने समय कर्मचारियों ने ज्ञापन देकर जिलाधिकारी से दोषी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। साथ ही कहा है कि अगर दोषी की गिरफ्तारी जल्द नहीं हुई तो सभी कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे। आप लोगों को ज्ञात है, कल पंकज तिवारी हमारे छोटे भाई को विनय कुमार निवादा के लड़के ने गोली मार दी है, जिसका रिजेंसी कानपुर में स्वर्गवास हो गया है। उसी संबंध में डीएम साहब को हम लोगों ने ज्ञापन दिया। आज अपने छोटे भाई को हम लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। सभी कलेक्ट्रेट के साथी निवादा में उसके अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे हैं। ये निर्णय लिया गया अगर मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं होती है तो कलेक्ट्रेट और तहसील में टोटल तालाबंदी रहेगी जब तक अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हो किसी प्रकार का। हम लोग की एक ही मांग है कि पंकज तिवारी का हत्यारा गिरफ्तार हो, उसकी आत्मा को शांति मिले। और इसी बीच बड़ी खबर कानपुर से है, जहां कानपुर में कोयले से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से भीषण हादसा हो गया। आपको बता दें कि हादसे में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। साथ ही बताया जा रहा है कि मजदूरी के लिए इटावा सिरसागंज जा रहे थे सभी लोग, जहां बीच रास्ते में भीषण हादसा हो गया, जिसके बाद आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक केशव कुमार ने सभी घायलों का हालचाल जाना। वहीं पूरा मामला भोगनीपुर थाना क्षेत्र के महमुगल रोड का बताया जा रहा है, जहां आपको बता दें कि कोयले से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से भीषण हादसा हो गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे कानपुर से है,
जहां हादसे में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। वहीं बताया जा रहा है कि इटावा से सिरसागंज मजदूर जा रहे थे, जिस बीच ये हादसा हुआ। वहीं पुलिस अधीक्षक केशव कुमार ने सभी घायलों का हालचाल जाना। वहीं पूरा मामला भोगनीपुर थाना क्षेत्र के मुगल रोड का बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कानपुर से है, जहां कोयले से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से भीषण हादसा हो गया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कानपुर देहात से हमारे संवाददाता विपिन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी विपिन, कोयले से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से हादसा हुआ, क्या कुछ पूरा मामला है? जी आपको बताना चाहूंगा, ये पूरा मामला कानपुर देहात का है और ये सभी मजदूर थे। हमीरपुर जिले से ये इटावा सिरसागंज जा रहे थे। रास्ते में इनका जो जिस पे ये सवार थे वो अनियंत्रित ओवरटेक के चलते गाड़ी अनियंत्रित हो जाती है, इसके बाद पलट जाती है, जिसमें 6 लोगों की घटना स्थल पे मौत हो जाती है और 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं, जिनको सीएससी रिफर किया जाता है। जब वहाँ उनकी हालत सही नहीं होती तो उनको हाईलाइट कानपुर रिफर कर दिया जाता है। जी विपिन, मामले को लेकर पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की है अभी तक? हालांकि जैसे ये घटना बढ़ी थी, जिले की घटना बढ़ी थी, जब प्रशासन को जानकारी हुई तो मौके पे जो है केशव कुमार चौधरी है एसपी साहब, वो मौके पे गए, उन्होंने जायजा लिया, हालचाल लिया और उनकी देखरेख करने के बाद जिनकी स्थिति कंट्रोल होनी थी उनको यहीं रखा, और जो कंट्रोल के बाहर थे, जो सीरियस थे, उनको कानपुर नगर हाईलाइट रिफर कर दिया गया है। जी वैसे जी, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन इस खबर पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तर प्रदेश की हरदोई नगर पालिका आए दिन सुर्खियों में बनी रहती है। कहीं ई टेंडरिंग तो कहीं भ्रष्टाचार को लेकर सपा कार्यकर्ता आए दिन हरदोई नगर पालिका के खिलाफ हल्ला बोलते हुए नजर आते हैं। वहीं अब सपा कार्यकर्ताओं ने जिले के आला अधिकारियों पर भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि सपा नेता राम ज्ञान गुप्ता ने वार्ड नंबर 5 के मोहल्ला सयापुरवा में बनाए जा रहे नाले में भ्रष्टाचार की बात कही है। उन्होंने कहा कि नाले के निर्माण में पीली ईंटों से कराया जा रहा है। साथ ही आरोप लगाया है कि इस भ्रष्टाचार में नगर पालिका के अधिकारी भी शामिल है। इस मामले में बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए भ्रष्टाचार पर विराम लगाने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट हरदोई को ज्ञापन सौंपा और भ्रष्टाचार में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। नगर पालिका में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको लेकर हरदोई प्रशासन को ज्ञापन दे रहा हूं, लेकिन उस ज्ञापन पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस भ्रष्टाचार में हरदोई के अधिकारी भी लिप्त हैं, नेता के साथ अधिकारी भी लिप्त हैं। वार्ड नंबर 5 में जो नाला बन रहा है उसमें पीला ईंट लगाई जा रही है, नीचे पीला ईंट का रोड़ा डाला जा रहा है और बालू का मसाला लगाया जा रहा है। दूसरी बात यह है, हरदोई नगर पालिका में कहीं साफ सफाई नहीं हो रही है। जिन मोहल्लों में विकास कार्य होना है वहाँ विकास कार्य नहीं हो रहा है। नगर पालिका द्वारा वहाँ विकास कराया जा रहा है जहाँ धन की लूट हो चुके, धन उगाही कर सकें। नगर पालिका में जो भ्रष्टाचार हो रहा है। और इसी बीच बड़ी खबर बांदा से है, जहां बांदा में खनन माफिया फूल मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि सरकार को करोड़ों के राजस्व का चूना लगाया था, जिसके बाद आपको बता दें खनन माफिया फूल मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपी पर 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि 4 थानों की फोर्स ने खनन माफियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये जो पूरा मामला है ये कालिंजर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जो आपको बता दें कि खनन माफिया फूल मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि सरकार को खनन माफिया ने करोड़ों का राजस्व का चूना लगाया है। वहीं आरोपी पर 1 दर्जन मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं बांदा से है, जहां आपको बता दें कि बांदा में 4 थानों की फोर्स ने खनन माफिया को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पूरा मामला कालिंजर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। और वहीं इस वक्त की बड़ी खबर आगरा से आ रही है, जो आपको बता दें कि आगरा में नगर निगम के स्टोर रूम में गैस सिलेंडर में भीषण आग लग गई है। बताया जा रहा है कि सूचना पर फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंची, जहां रकाबगंज थाना क्षेत्र के बिजली घर चौराहे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको आगरा से दे रहे हैं, जहां आगरा में नगर निगम के स्टोर रूम में गैस सिलेंडर में भीषण आग लग गई। वहीं आपको बता दें कि सूचना पर फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंची, जहां कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है।
इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं आगरा से है, जहां आपको बता दें पूरा मामला रकाबगंज थाना क्षेत्र के बिजली चौराहे का बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं आगरा से है, जहां नगर निगम के स्टोर रूम में गैस सिलेंडर फटने से भीषण आग लग गई। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं आगरा से है। वहीं आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर बांदा से दिख रही है, जहां आपको बता दें कि बांदा में खनन माफिया फूल मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही बताया जाए कि सरकार को खनन माफिया ने करोड़ों के राजस्व का चूना लगाया था। वहीं आरोपी पर 1 दर्जन मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं। साथ ही पूरा मामला कालिंजर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बांदा से दे रहे हैं, जो आपको बता दें कि 4 थानों की पुलिस ने खनन माफिया को गिरफ्तार कर लिया है। कालिंजर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां सरकार को करोड़ों के राजस्व का चूना लगाने पर खनन माफिया फूल मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं 4 थानों की फोर्स ने खनन माफिया को गिरफ्तार कर लिया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बांदा से हमारे संवाददाता अरविंद हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। जी अरविंद, खनन माफिया फूल मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या कुछ पूरा मामला है? पूरा मामला बांदा जनपद के कालिंजर थाने का है, जहां कल देर शाम फूल मिश्रा को जो है गिरफ्तार किया गया है। हालांकि इन पर जो है 1 दर्जन से अधिक गंभीर धाराओं में विभिन्न थाना क्षेत्रों में मुकदमा दर्ज है। यहाँ तक कि बांदा एसपी सिद्धार्थ शंकर मीरा ने इन पर जो है लगाया है। खास बात ये देखी गई कि फूल मिश्रा बीते 5 सालों में सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का चूना लगाया है। उन्होंने अवैध खनन और अवैध परिवहन को लेकर गैंग बना करके काम किया करते थे। हालांकि बांदा पुलिस को इनको कई महीनों से तलाश थी, लेकिन कल देर शाम मुख्य की सूचना पर छापेमारी के दौरान इनको गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि बांदा पुलिस को बड़ी सफलता मिली। जी अरविंद, पुलिस ने अभी आरोपी को लेकर क्या कुछ अभी तक कार्रवाई की है? हालांकि अगर आरोपी की बात करें तो आरोपी बांदा नगर कोतवाली के जरैली कोठी का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर एक अचरौड़ गाँव है, जो यहाँ का ये मूल निवासी है, लेकिन इन पर जो है गंभीर धाराओं पर मुकदमा दर्ज किया गया है। 1 दर्जन से अधिक मुकदमे हैं। हालांकि इनको जेल भेज दिया गया है, लेकिन अभी भी कई ऐसे आरोपी हैं जो सरकार को खनन माफियाओं को चूना लगा रहे हैं। यहाँ तक कि अरबों रुपए का जो है संपत्ति इन्होंने हासिल की है, जिसकी संपत्ति की जांच चल रही है। और खबर को उम्मीद करता है कि देर शाम पुलिस फिर छापेमारी करके इनसे आवाज भी सील कर सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच।